हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सच्चाई जानकर डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो सच्चाई है वह सच्चाई है और वो आपको जाननी ही चाहिए। आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके बारे में अच्छे से जानें, उससे आपको क्या मिलेगा ये भी जानें, आपको क्यों करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप पूरी लगन से उसमें लग पाएंगे। अब जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, इसमें कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है। उनको लगता है कि उसकी फाइनल जो लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है, कट ऑफ आती है, उसमें अगर हम सिलेक्ट हो गए तो मतलब आईएएस बन गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किस रैंक पर दी जाएगी आईएएस की सर्विस, किस रैंक पर नहीं दी जाएगी, ये सब डिपेंड करता है कि उस कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है। अगर वह जनरल कैटेगरी का है तो अलग रैंक होनी चाहिए, अगर ओबीसी का है तो अलग, एसटी का है, एससी का है तो अलग अलग होनी चाहिए। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको डीपली समझना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसने व्यवस्था की है रिजर्वेशन की, कि जो हमारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जो पिछले स्तर पर हैं या सरकारी नौकरियों में जिनकी भागीदारी ना के बराबर है, वो लोग भी सरकारी नौकरियों में आएँ, तो इसलिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इस आरक्षण सिस्टम को लागू किया जाता है। लागू करने के लिए देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट वैकेंसियां हैं, जो नौकरी के जो पद हैं वह कितने हैं। तो अगर 100 पद हैं तो उसी हिसाब से ओबीसी के लिए जैसे कि 27% का आरक्षण है, ऐसी एसटी एससी के लिए अलग अलग टाइप का आरक्षण है। अब तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो रिजर्वेशन की जो पोस्टें हैं, इनको फिल करने के बाद जो पोस्टें बचती हैं उनको बोलते हैं जनरल कैटेगरी की पोस्टें। इन पोस्टों में जनरल कैटेगरी का है वह भी आता है, ओबीसी का है वह भी आता है, अब एसटी एससी का है वह भी आता है। तो मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे कि मान लीजिए 180 आईएएस ऑफिसर की पोस्टें हैं, तो उनमें 27% लगेंगे ओबीसी वाले, फिर एसटी एससी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले। उसके बाद जो पोस्टें बचेंगी उनमें जनरल वाले भी आ सकते हैं, ओबीसी वाले भी आ सकते हैं, एसटी वाले भी आ सकते हैं, एससी वाले भी आ सकते हैं। तो ये है सिस्टम रिजर्वेशन का। लेकिन अब हम मोटे तौर पे देखें कि कितनी रैंक पर आखिर जनरल वाला कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि 90 रैंक के अंदर ही आपकी रैंक आनी चाहिए, 90 रैंक के अंदर ही आपकी रैंक आनी चाहिए। उसके बाद ही आप आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, मैं जैसे कि बता चुका हूँ ये फिक्स नहीं है, हर साल चेंज होता रहता है। तो अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपकी अगर 200 रैंक के भी अंदर आ जाती है या 225 के अंदर भी आ जाती है, तब भी आईएएस बनने के चांसेस होते हैं। ऐसी एसटी एससी के लिए है, एससी के लिए 300-400 तक आईएएस ऑफिसर बना दिए जाते हैं। और एसटी वाले, उनकी रैंक अगर 500-600 के आसपास भी आती है, फिर भी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसा देखा गया है कई सालों के रिजल्ट में। जो विकलांग व्यक्ति बचते हैं उन लोगों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिलहाल उनके ज़्यादा नहीं, 1-2 या 3-4 पोस्टें दी जाती हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भी मतलब वो आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो कम नंबर पे भी उनके लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है कि वह विकलांग होने के बावजूद भी अगर आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसमें ज़्यादा नहीं तो कम नंबर लाते हैं, लेकिन कम से कम उस चीज़ में आगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मौका मिलना भी चाहिए। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है। तो इसीलिए हर साल फिक्स नहीं होता है कि जनरल वाले कितनी रैंक पर आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ओबीसी वाले कितनी रैंक पर आईएएस बनेंगे, एसटी वाले एससी वाले कितनी रैंक पर आईएएस बनेंगे। ये हर साल नंबर के हिसाब से या किस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वह आगे हो गए या पीछे हो गए, हर साल ये चेंज होता रहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।